पिछली क्लास में हमने इमेज एडजस्टमेंट लैब को देखा था और आज की क्लास में हम स्ट्रेटन इमेज, एडिट बिटमैप, क्रॉप बिटमैप और रीसैंपल के ऑप्शन देखेंगे। मैं हूं आपकी टीचर मुबीना बारी और आप देख रहे हैं एफर्ट फॉर सक्सेस। मज़ीद वीडियोस और अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्ट्रेटन इमेज की तरफ आते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, स्पेशली उस वक्त जब हम किसी इमेज पे काम कर रहे हों और उस इमेज को कैप्चर करते हुए वो थोड़ा सा तिरछा कैप्चर हो और हमने उसको सीधा करना हो, तो ये ऑप्शन हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होता है। जैसे आप देखें यहाँ पे जो इमेज मुझे नजर आ रहा है, तो इसमें हमारा ऑब्जेक्ट थोड़ा सा तिरछा आ रहा है और अगर हम चाहते हैं कि ये सीधा हो तो हम इस ऑप्शन की हेल्प ले सकते हैं। मैं यहाँ पे स्ट्रेटन इमेज के ऑप्शन पे क्लिक करूँ तो मेरे पास इस तरह की विंडो आ जाती है। तो यहाँ पे आप देखें हमारे पास पेन टूल और जूम टूल के वो तमाम ऑप्शन आ रहे हैं जो इमेज एडजस्टमेंट लैब में थे। इसके अलावा जूम टूल के ये ऑप्शन यहाँ पे भी मौजूद हैं, तो इनको दोबारा से बताने की जरूरत नहीं है। उसके बाद मैं यहाँ पे आऊँ तो अगर मैं ग्रिड ऑप्शन पे से चेक हटा दूँ तो यहाँ से हमें ग्रिड नजर आना बंद हो जाएगी और अगर मैं इस पे चेक लगाती हूँ तो ये ग्रिड मुझे शो होगी। और उसके बाद जिस ग्रिड का साइज है, यहाँ से मैं इसकी साइज को कम ज्यादा कर सकती हूँ। आप देखें यहाँ पे मेरे ग्रिड के बॉक्सेस छोटे हो रहे हैं और अगर मैं इस तरफ इसे लेके आ रही हूँ तो इन बॉक्सेस का साइज बड़ा हो रहा है। उसके बाद ग्रिड का कलर है तो यहाँ लाइट पर्पल कलर में हमें ग्रिड शो हो रही है और अगर मैं इसके कलर को चेंज करना चाहूँ तो इस पर क्लिक करूंगी। यहाँ अगर मैं इसके कलर को रेड कर दूं और यहाँ से क्रॉस करूं तो अब आप देखें हमारी ग्रिड हमें रेड कलर में नजर आ रही है। उसके बाद करेक्ट लेंस डिस्टॉर्शन है। कई दफा ऐसा होता है जब हम कैमरा से इमेज कैप्चर करते हैं तो उसमें डिस्टॉर्शन आ जाती है। लेंस डिस्टॉर्शन क्या होती है पहले मैं वो आपको बता देती हूँ। डिस्टॉर्शन क्या होती है, जब हम इमेज कैप्चर करते हैं तो स्ट्रेट लाइन थोड़ी कर्व में आ जाती है। जैसे आप देखें यहाँ पर ये बगैर डिस्टॉर्शन के इमेज है और हमारी लाइन स्ट्रेट है, चाहे वो वर्टिकल है चाहे वो हॉरिजॉन्टल है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे आऊं तो ये अंदर की तरफ कर्व हो रही हैं और अगर हमारा इमेज इस तरह से कर्व हो रहा होता है तो इसे पिन कुशन डिस्टॉर्शन कहते हैं। और बाज़ औक़ात ये बाहर की तरफ कर्व हो रही होती हैं तो इसको बैरल डिस्टॉर्शन कहते हैं। अगर इन दोनों में से कोई भी डिस्टॉर्शन आती है तो हमारा इमेज खराब हो जाता है, उसकी लुक खराब हो जाती है, तो उसे ठीक करने की जरूरत होती है। क्योंकि अगर पिन कुशन डिस्टॉर्शन आती है तो हमारा इमेज अंदर की तरफ पुश हो जाता है, जबकि बैरल की सूरत में वो बाहर की तरफ फैल जाता है, तो हमें उसे ठीक करने की जरूरत होती है। जैसे आप यहाँ पे देखें इस तरफ डिस्टॉर्शन मौजूद है तो आपको ये टावर तिरछे नजर आ रहे हैं, ऊपर इनका फासला ज्यादा और नीचे कम है, और जबकि बगैर डिस्टॉर्शन के ये इमेज कुछ इस तरह से होगी। तो अगर आपके इमेज में डिस्टॉर्शन मौजूद है तो इस बार को मूव करके आप उसको ठीक कर सकते हैं। और उसके बाद रोटेट इमेज है, आप इस इमेज को रोटेट करके देख सकते हैं कि ये कहां पर सीधा होगा। यहाँ अगर मैं इस रोटेशन को लेफ्ट साइड पे लेके आती हूँ तो आप देखिए हमारा इमेज मजीद तिरछा हो रहा है, मजीद टेढ़ा हो रहा है। और अगर मैंने इसको सीधा करना है तो मैं इसे राइट की तरफ लेके आऊंगी तो आप देखें हमारा इमेज सीधा हो रहा है। तो यहाँ आप देखें हमें इमेज का कुछ हिस्सा यहाँ पर डार्क नजर आ रहा है और ये साइडों पे थोड़ा सा लाइट ग्रे कलर नजर आ रहा है। इसका मतलब है कि अगर हम इसे यहाँ पर ओके कर दें तो ये इतना हिस्सा क्रॉप हो जाएगा और हमारा ये इमेज सीधा हो जाएगा। अगर मैं इसे मजीद रोटेट करके मजीद सीधा करूं तो आप देखें ये इस ग्रिड लाइन के साथ ये बिल्कुल सीधा हो चुका है। ग्रिड लाइन हमें ये भी फैसिलिटी प्रोवाइड करती है कि हमें एग्जैक्टली पता चल जाता है कि हमारा इमेज कितना सीधा हुआ है। उसके बाद ये यहाँ पे वर्टिकल प्रोस्पेक्टिव और हॉरिजॉन्टल प्रोस्पेक्टिव है। अगर आप अपने इमेज को प्रोस्पेक्टिवली क्रॉप करना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। अगर मैं वर्टिकल प्रोस्पेक्टिव को कम या ज्यादा करूं तो उसके मुताबिक हमारे इमेज में वर्टिकली चेंज आएगा। अगर मैं हॉरिजॉन्टली प्रोस्पेक्टिव को यूज करूं तो हमारे इमेज में हॉरिजॉन्टली चेंज आएगा। अगर मैं वर्टिकल प्रोस्पेक्टिव को यहाँ से ज्यादा करूं तो प्रोसेसिंग होना शुरू हो जाएगी यहाँ पे। और उसके बाद आप देखें आपकी इमेज थोड़ी सी प्रोस्पेक्टिवली यहाँ से चेंज हो चुकी है। अब अगर मैं क्रॉप करूं तो ये इमेज का इतना हिस्सा यहाँ पर आएगा जितना हिस्सा ये डार्क है, ये ब्लर हिस्सा कट जाएगा। लेकिन अगर मैं प्रोस्पेक्टिवली क्रॉप नहीं करना चाहती तो मैं इसको वापस सेट कर दूंगी। तो अब देखें मेरी इमेज सेट हो चुकी है। अब मैं क्रॉप करूं तो ये डार्क एरिया क्रॉप होगा और हमारी इमेज सीधी हो जाएगी।
उसके बाद ये क्रॉप इमेज का ऑप्शन है। उसके बाद क्रॉप एंड रिप्लेस टू ओरिजिनल साइज। अगर मैं क्रॉप इमेज पे चेक लगाती हूँ तो मेरी इमेज क्रॉप होकर छोटे साइज में आएगी। उसके बाद नीचे है क्रॉप एंड रीसैंपल टू ओरिजिनल साइज। अगर मैं इस ऑप्शन पे चेक लगाती हूँ तो जिस साइज की इमेज मैंने यहाँ पर ऐड की है उसी साइज की इमेज मेरे पास आएगी। कटने के बाद जो इमेज बचेगी वो उसको थोड़ा सा बड़ा करके उसी साइज में ले आएगा। मैं क्रॉप एंड रीसैंपल इमेज पे क्लिक करूँ तो आप देखें कटने के बाद मेरी इमेज इस तरह से नजर आएगी। अब ये इमेज भी सीधा हो चुका है और उसके अलावा क्रॉप होने के बाद वो इमेज का साइज भी पूरा हो चुका है। उसके बाद जो चेंजिंग मैंने यहाँ की है, अगर मैं वो अप्लाई नहीं करना चाहती तो मैं यहाँ से रीसेट कर सकती हूँ या कैंसिल कर सकती हूँ। रीसेट या कैंसिल करूंगी तो वो चेंजिंग अप्लाई नहीं होंगे, लेकिन अगर ओके करूंगी तो वो चेंजिंग अप्लाई हो जाएंगे। अगर मैं कोरल ड्रा की हेल्प हासिल करना चाहती हूँ तो इस हेल्प ऑप्शन पे क्लिक करूंगी, लेकिन कोरल ड्रा की हेल्प हम सिर्फ उस वक्त हासिल कर सकते हैं जब हम कोरल ड्रा का पेड वर्जन चूज कर रहे हो, हमने कोरल ड्रा सॉफ्टवेयर कोरल की ओरिजिनल साइट से परचेज किया हो, तो ही हम वहां से हेल्प हासिल कर सकते हैं। फिलहाल मैंने जो चेंजिंग किया है अगर मैं उसे अप्लाई करना चाहूँ तो मैं यहाँ से ओके कर दूंगी, तो थोड़ी देर प्रोसेसिंग होगी। अभी आप देखें मेरी इमेज तिरछी है और प्रोसेसिंग हो रही है। जैसे ही प्रोसेसिंग कंप्लीट होगी ये सीधी हो जाएगी। तो अब आप देखें मेरी इमेज सीधी हो चुकी है और वो उतने ही साइज में सीधी होके हमारे पास आई है जितने साइज का इमेज पहले से हमारे पास मौजूद था। उसके बाद मैं अपने दूसरे पेज पे आ जाती हूँ और इस इमेज को सिलेक्ट करूंगी और बिटमैप में आऊंगी और स्ट्रेटन इमेज के बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास एडिट बिटमैप का ऑप्शन है। एडिट बिटमैप का ऑप्शन उस वक्त काम करता है और वर्किंग ऑर्डर में होता है अगर हमारे पास कोरल फोटो पेंट इंस्टॉल है, क्योंकि जब हम इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो हमारा ये इमेज फोटो पेंट में जाकर खुलेगा और वहां हम जो भी वर्किंग करेंगे और उसके बाद फोटो पेंट को बंद करेंगे तो वो चेंज यहाँ पर आ जाएगा। अगर हमारा फोटो पेंट इंस्टॉल नहीं है तो ये ऑप्शन हाइड ही रहता है और हम इसको यूज नहीं कर सकते। मेरा फोटो पेंट इंस्टॉल है इसलिए ये ओपन होगा। अगर आपका फोटो पेंट इंस्टॉल नहीं है तो आप इस ऑप्शन को यूज नहीं कर पाएंगे। मैं एडिट बिटमैप के ऑप्शन पे क्लिक करूंगी और उसके बाद यहाँ से ओके कर दूंगी। तो अब आप देखें मेरा कोरल फोटो पेंट ओपन हो चुका है। मैं इसको मैक्सिमाइज कर लेती हूँ। अब इस इमेज पे अगर मैं कोई वर्किंग करूंगी और उसके बाद सेव करने के बाद जब मैं कोरल फोटो पेंट को बंद करूंगी तो वो चेंजिंग कोरल ड्रा में अप्लाई हो चुकी होगी। मैं यहाँ से इफेक्ट मेन्यू में आ जाती हूँ और यहाँ से 3D पे आकर पेज कर्ल के ऑप्शन पे आ जाऊंगी। पेज कर्ल के ऑप्शन पे आकर मैं यहाँ से सिलेक्ट कर सकती हूँ कि मैंने किस स्टाइल में पेज को कर्ल करना है। जैसे इस वक्त आप देखें तो यहाँ पर राइट कॉर्नर वाला ये बॉक्स सिलेक्ट है तो यहाँ से ये पेज हमारे पास कर्ल होके आ रहा है। अगर मैं ये वाला सिलेक्ट करूं तो यहाँ से पेज कर्ल हो जाएगा। अगर यहाँ से ये वाला सिलेक्ट करूं तो आप देखें यहाँ से पेज कर्ल हो चुका है। इस तरह से हम पेज कर्ल के ऑप्शन को यूज कर सकते हैं और यहाँ से डायरेक्शन हम वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल सिलेक्ट कर सकते हैं। इस वक्त वर्टिकल सिलेक्ट है। अगर मैं हॉरिजॉन्टल सिलेक्ट करूं तो ये इस तरह से रोल होगा। मैं दोबारा वर्टिकल सिलेक्ट कर लेती हूँ। उसके बाद नीचे ओपेक या ट्रांसपेरेंट है। अगर हम ट्रांसपेरेंट पे चेक लगाते हैं तो यहाँ पे वही कलर शो हो रहा होगा जो हमारे इमेज का कलर है, लेकिन अगर हम ओपेक पे चेक लगाते हैं तो यहाँ पर वो कलर आएगा जो हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। इस वक्त यहाँ पर ग्रे कलर सिलेक्ट है तो ग्रे कलर आ रहा है। अगर मैं यहाँ से कोई और कलर सिलेक्ट करूँ, मैं यहाँ से रेड कलर सिलेक्ट करूँ तो आप देखें रेड आ गया। अगर मैं यहाँ से ब्लू कलर सिलेक्ट करूँ तो यहाँ पे ब्लू कलर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर हम ग्रे कलर रखते हैं तो वो ज्यादा रियलिस्टिक और खूबसूरत लग रहा होता है, तो मैं यहाँ पर ग्रे ही रहने देती हूँ। उसके बाद बैकग्राउंड कलर है, जहां से ये पेज टर्न होके ऊपर आया है उसके बैकग्राउंड में अगर हम कोई कलर ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करके कर सकते हैं। तो इस वक्त यहाँ पे व्हाइट कलर सिलेक्ट है तो मैं व्हाइट ही रहने देती हूँ। वैसे हम इस ऑप्शन को यूज कर रहे थे इसलिए इसके बारे में थोड़ा सा बता दिया। हम इस वक्त यहाँ फोटो पेंट नहीं सीख रहे बल्कि कोरल में काम कर रहे हैं, तो मैं यहाँ से ओके कर दूंगी। तो ये चेंज इसमें आ गया। उसके बाद मैं अपने कीबोर्ड से कंट्रोल एस प्रेस करूंगी तो ये सेव हो जाएगा। सेव करने के बाद मैं यहाँ से फोटो पेंट बंद कर दूंगी तो आप देखें ये चेंज यहाँ पर अप्लाई हो चुका है। उसके बाद मैं अपने थर्ड पेज पे आ जाती हूँ और थर्ड पेज पे आने के बाद इसको सिलेक्ट करूंगी और सिलेक्ट करने के बाद बिटमैप मेन्यू में आऊं तो यहाँ नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्रॉप बिटमैप का है। इस वक्त ये ऑप्शन हाइड है, शो नहीं हो रहा, क्योंकि ये ऑप्शन उस वक्त शो होता है जब हम क्रॉप टूल को यूज करते हुए शेप टूल की मदद से अपने इमेज को क्रॉप करते हैं।
ये हमारा इमेज है और इसके पीछे से आयान बैकग्राउंड मैंने इसलिए लगाया है क्योंकि मैं इस इमेज में से इस वाइट एरिया के अलावा तमाम एरिया को क्रॉप करना चाहती हूँ। तो वाइट कलर पे वाइट ज्यादा वाज़ेह नहीं होता, इसलिए मैंने बैकग्राउंड लगाया है। तो पहले मैं इस इमेज को सिलेक्ट करके इसकी एक कॉपी बना लेती हूँ और कॉपी बनाने के बाद मैं इस इमेज को सिलेक्ट करूंगी, यहाँ से क्रॉप टूल यूज करूंगी और इसके कुछ हिस्से को क्रॉप कर लूंगी। अब इतनी सिलेक्शन बनाने के बाद मैं इंटर प्रेस करूंगी तो ये मेरा इमेज क्रॉप हो चुका है। उसके बाद मैं इस सिलेक्शन को खत्म कर दूंगी। अब मैं अगर इसको सिलेक्ट करूं और सिलेक्ट करने के बाद क्रॉप टूल लूं और क्रॉप टूल लेकर दोबारा इसकी सिलेक्शन बनाऊं और सिलेक्शन बनाने के बाद अगर इसको मैं बड़ा करूं तो आप देखें हमारा इमेज वापस नहीं आया। जितना एरिया हमारा कट चुका है वो यहाँ से कट गया, वो वापस नहीं आ रहा। अब अगर हमने उसे वापस लाना है तो कंट्रोल Z करके वापस ला सकते हैं। मैं इसको डिलीट कर देती हूँ। मैं अब इसकी दोबारा से कॉपी लूंगी और कॉपी लेने के बाद यहाँ से क्रॉप टूल लूंगी। देखें जैसे ही मैं क्रॉप टूल लेती हूँ तो यहाँ पर डायरेक्ट मेरे पास छोटे छोटे हैंडल आ जाते हैं। अब अगर मैं शेप टूल लूं तो वो इनकी सिलेक्शन बना लेगा, या फिर मैं यहाँ पर मार्की क्रिएट करती हूँ और मार्की क्रिएट करने के बाद मैं यहाँ से शेप टूल लूंगी तो इसके हैंडल इस तरह से आ जाएंगे। अब जैसे ही मैं इनको ड्रैग करूंगी तो ये इसका कुछ एरिया क्रॉप कर देंगे। अब देखें इसका कुछ एरिया क्रॉप हो चुका है। जैसे जैसे मैं सिलेक्शन को आगे बढ़ा रही हूँ ये क्रॉप होता जा रहा है, लेकिन मैं इसे अगर वापस ड्रैग करूंगी यहाँ से तो आप देखें मैं इसको ड्रैग कर रही हूं तो जो क्रॉप एरिया है वो वापस रिस्टोर हो रहा है और ये वापस हमारे पास ओरिजिनल शेप में आ रहा है जितना एरिया हमने इसे क्रॉप किया था। और इस मार्की को बड़ा करने के बाद हम ओरिजिनल एरिया को वापस ला सकते हैं। अब आप देखें हमारा जितना एरिया था वो वापस आ चुका है। अब मजीद मैं इसमें से कुछ क्रॉप करूंगी। यहाँ मैंने सिलेक्शन खत्म नहीं की थी और डायरेक्ट इसको वापस बड़ा किया था। अब अगर मैं इस सिलेक्शन को यहाँ पर लाकर खत्म कर देती हूँ, मैं पिक टूल लूं तो यहाँ से मैं क्रॉप मोड से बाहर आ जाऊंगी। अब मेरा क्रॉप टूल यहाँ से खत्म हो चुका है। मैं दोबारा इसको सिलेक्ट करूंगी, यहाँ से क्रॉप टूल लूंगी तो आप देखें उसने कंप्लीट मार्की बनाई है। अब मैं दोबारा शेप टूल लूंगी तो आप देखें ये शेप मेरे पास आ गई। अब अगर मैं इस इमेज को बड़ा करूं तो आप देखें ये इमेज मेरे पास वापस रिस्टोर हो रहा है। जितना इमेज मैंने क्रॉप किया था वो यहाँ से वापस मैं रिस्टोर कर सकती हूँ। वो क्रॉप नहीं होता, जस्ट हाइड हो जाता है। अगर हम डायरेक्ट क्रॉप सिलेक्शन बनाते हैं क्रॉप मार्की से और इंटर प्रेस कर देते हैं या उस इमेज पर डबल क्लिक कर देते हैं तो हमारा वो इमेज परमानेंटली क्रॉप हो जाता है। लेकिन जब हम शेप टूल से अपने इमेज को क्रॉप करते हैं तो उस वक्त वो इमेज खत्म नहीं होता, वो जस्ट हाइड होता है। हम उसे वापस रिस्टोर कर सकते हैं। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि शेप टूल की मदद से जो इमेज हमने क्रॉप किया है वो परमानेंटली क्रॉप हो जाए तो हम बिट मैप मेन्यू में से क्रॉप बिट मैप के ऑप्शन को यूज करते हैं। अब मैं पिक टूल लेकर इस सिलेक्शन को खत्म कर देती हूँ और उसके बाद अपने इस इमेज को सिलेक्ट करूंगी और यहाँ से क्रॉप टूल लूंगी। क्रॉप टूल लेने के बाद और मैं यहाँ से शेप टूल ले लेती हूँ। शेप टूल लेने के बाद मैं यहाँ पर एक नोड ऐड कर लूंगी और इसको यहाँ से ड्रैग करके यहाँ पे ले आती हूँ और इस नोड को भी थोड़ा सा यहाँ पे सेट कर देती हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे एक नोड ऐड कर दूंगी। क्रॉप टूल को कैसे इस्तेमाल करना है उसकी प्रॉपर वीडियो क्रॉप टूल के नाम से मौजूद है। आप उसको देखकर क्रॉप टूल का कंप्लीट इस्तेमाल सीख सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे हम क्रॉप बिट मैप के ऑप्शन को देख रहे हैं और मैं इसको प्रॉपरली क्रॉप कर देती हूँ। अब आप देखें ये नोटपैड कुछ इस तरह से क्रॉप होके आ गया है। अब अगर मैं बिट मैप मेन्यू में आकर यहाँ से क्रॉप बिट मैप के ऑप्शन पे क्लिक कर देती हूँ, अगर मैं इसी वक्त इसको बड़ा करूँ इस सिलेक्शन को खत्म किए बगैर तो ये वापस रिस्टोर हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इस सिलेक्शन को खत्म कर देती हूँ, मैं पिक टूल लूंगी और सिलेक्शन को खत्म कर दूंगी तो अब ये इमेज प्रॉपरली क्रॉप हो चुका है। अब अगर मैं दोबारा क्रॉप टूल लूं तो आप देखें इसकी सिलेक्शन आ गई। उसके बाद मैं शेप टूल लूंगी और इस इमेज को पकड़कर बाहर को ड्रैग करूं तो आप देखें इसका सिर्फ उतना हिस्सा ही रिस्टोर होकर आया है जितने हिस्से में नोटपैड मौजूद है। जब हम क्रॉप बिट मैप के ऑप्शन को यूज करते हुए क्रॉप करते हैं तो वो स्क्वायर या रेक्टेंगुलर फॉर्म में ही क्रॉप करता है,
लिहाजा नोटपैड की सेव में जितना भी एरिया था वो तो रिस्टोर हुआ है और बकाया हिस्सा क्रॉप हो चुका है। आप यहाँ पे हमारी ओरिजिनल इमेज देख सकते हैं, ये हमारी ओरिजिनल इमेज है और ये हमारी क्रॉप्ड इमेज है। इस तरह से हम क्रॉप बिटमैप के ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। उसके बाद मैं अपने नेक्स्ट पेज पे आ जाती हूँ और नेक्स्ट पेज पे आकर इस इमेज को सिलेक्ट करूंगी और सिलेक्ट करने के बाद बिटमैप मेन्यू में आऊँ तो नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास रीसैंपल का है। इससे हम अपने इमेज को रीसैंपल कर सकते हैं। मैं इसकी एक कॉपी ले लेती हूँ और कॉपी लेने के बाद मैं इसको सिलेक्ट रखूंगी और सिलेक्ट रखने के बाद बिटमैप मेन्यू में आकर रीसैंपल ऑप्शन पे क्लिक करूं तो यहाँ पर हमारे पास इस तरह का पैनल आ जाएगा और यहाँ से हम इसके मेजरमेंट स्केल को चेंज कर सकते हैं कि हम इसे इंचेस में रखना चाहते हैं, मिलीमीटर, पिक्सल, पॉइंट। यहाँ से हम जो मेजरमेंट स्केल रखेंगे वो चेंज हो जाएगा। मैं इंचेस में ही रहने देती हूँ और उसके बाद यहाँ पर इसकी विड्थ और हाइट आ रही है। अगर हम इसकी विड्थ और हाइट को कम करते हैं तो हमारा इमेज छोटा हो जाएगा। मैं यहाँ से इसकी विड्थ को कम कर देती हूँ तो आप देखें इसकी हाइट भी कम हो रही है। और यहाँ पे ओरिजिनल इमेज साइज हमारे पास 20.6 MB है और न्यू इमेज साइज हमारे पास 15.6 MB है। इस इमेज का साइज छोटा हो जाएगा और यहाँ पर इसके साइज को कम करने के बाद मैं ओके करूँ तो आप देखें हमारे इमेज का साइज छोटा हो गया है, इसकी विड्थ भी कम हो गई है और हाइट भी कम हो गई है। उसके बाद मैं इसको सिलेक्ट करूंगी और सिलेक्ट करने के बाद दोबारा बिटमैप मेन्यू में आकर रीसैंपल ऑप्शन पे क्लिक करूंगी। इमेज साइज के बाद रेजोल्यूशन है, अगर हम इसकी रेजोल्यूशन कम करना चाहें तो कर सकते हैं। उसके बाद नीचे ओरिजिनल इमेज साइज और न्यू इमेज साइज हमें यहाँ पे शो हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे एंटी एलियास को ऑन रहने दें और मेंटेन एस्पेक्ट रेशो को भी ऑन रहने दें। अगर आप इस रेशो पे से चेक हटा देते हैं तो आपको विड्थ और हाइट अलग अलग चेंज करना होगी। जैसे आपने यहाँ पे देखा, जैसे ही मैंने इसकी विड्थ चेंज की इसकी हाइट भी बहुत चेंज होगी क्योंकि वो उसी रेशो को मेंटेन करते हुए इसको चेंज कर रहा था। लेकिन अगर मैं यहाँ से चेक हटा दूं तो इसका ओरिजिनल रेशो डिस्टर्ब हो सकता है, इसलिए यहाँ पे चेक रहने दें। उसके बाद यहाँ पे मेंटेन ओरिजिनल साइज है। जब हम अपनी इमेज को इंपोर्ट करके लेके आते हैं और उसे ड्रैग करते हैं, जितने साइज में हम उसे ड्रैग करते हैं वो हमें उतने साइज में ही शो हो रही होती है। लेकिन अगर हम यहाँ पे चेक लगाएंगे तो जो उसका ओरिजिनल साइज होगा वो उसी साइज में हमारे पास आएगी। इसलिए अगर हम उसके साइज को चेंज नहीं करना चाहते, वही साइज रखना चाहते हैं जो हमने कोरलड्रॉ में ऐड किया है ड्रैग करके इंपोर्ट करते हुए, तो यहाँ पर हम चेक नहीं लगाएंगे। अब इस वक्त यहाँ पर इसकी रेजोल्यूशन 476 शो हो रही है तो मैं इसको कम करके 200 कर देती हूँ और 200 करने के बाद आप देखें यहाँ पर इसका फाइल साइज भी चेंज हो गया है। हमारा ओरिजिनल इमेज साइज 20.6 MB है और न्यू इमेज साइज 3.64 MB है। अब यहाँ पर अगर मैं ओके कर देती हूँ तो आप देखें हमारे इमेज का साइज उतना ही रहा है लेकिन इसकी रेजोल्यूशन कम हो चुकी है। मैं दोबारा बिटमैप पे आऊंगी। बिटमैप ऑप्शन पे आकर मैं यहाँ से दोबारा रीसैंपल पे क्लिक करूं तो यहाँ पर ये एंटी एलियास शो हो रहा है। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि एंटी एलियास क्या होते हैं। मैं इसको क्रॉस कर देती हूँ। एंटी एलियास को स्क्वायर इमेज पे ज्यादा वाजिया नहीं देखा जा सकता, राउंड इमेज पे ये हमें ज्यादा वाजिया नजर आते हैं। तो मैं यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ कर लेती हूँ। सर्कल ड्रॉ करने के बाद इसमें रेड कलर फिल कर दूंगी और इसकी आउटलाइन को नन कर देती हूँ। आउटलाइन नन करने के बाद, क्योंकि ये एक वेक्टर इमेज है इसलिए हम इस पे बिटमैप का कोई ऑप्शन इस्तेमाल नहीं कर सकते और ना ही इसमें पिक्सेल्स होंगे कि हम एंटी एलियास को देख सकें। तो उसके लिए हम पहले इसे बिटमैप में कन्वर्ट कर देंगे। तो मैं इसको सिलेक्ट रखते हुए कन्वर्ट टू बिटमैप के ऑप्शन पे क्लिक करूंगी और यहाँ से ओके कर दूंगी। अब ये एक बिटमैप बन चुका है। अब अगर मैं इसको जूम करूं, काफी ज्यादा जूम करने के बाद अब आप देखें यहाँ पर आपको स्क्वायर बॉक्स नजर आ रहे हैं जो कि पिक्सेल्स हैं। तो यहाँ पर ये बॉक्स आपको डार्क रेड नजर आ रहा है। उसके बाद यहाँ पर ये थोड़ा सा पिंकिश शेड आ रहा है और यहाँ पर ये उससे लाइट शेड आ रहा है। यहाँ पर डार्क शेड है, यहाँ उससे लाइट है, ये उससे लाइट है और ये उससे लाइट है। यही एंटी एलियास होते हैं। अगर हम इसको ऑन नहीं करते तो जस्ट ये डार्क रेड कलर के बॉक्स यहाँ पर आते हैं, ये लाइट कलर के बॉक्स आगे शो नहीं होते, तो हमारे इमेज के कॉर्नर स्मूथ नहीं लगते। लेकिन एंटी एलियास ऑन हो तो हमारे इमेज के कॉर्नर स्मूथ लगते हैं। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि वो भी सीख सके। आप अपने क्वेश्चंस और व्यूज नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन फौरन से मिल सके।